हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट पे। केंद्र सरकार का जो बजट है, बजट 2023-24, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सबसे पहले देखिए, बजट के सार में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। दो चीजें होती है, एक राजस्व प्राप्तियां होती है और एक राजस्व व्यय होता है। कोई भी जो बजट होता है उसमें आपको हमें जो परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व प्राप्तियों पर। राजस्व प्राप्तियों में आपको यहाँ जो पिछली दो है उनको याद रखना है कि राजस्व प्राप्तियां 22-23 जो थी वो थी 23-48-413, 23-48-413, जबकि जो 23-24 का जो बजट अनुमान है उसमें है 26-32-281। बस यही डेटा याद रखना है, इसके अलावा ज्यादा याद रखना अपने को जरूरी नहीं है। कि राजस्व प्राप्तियों का अगर हम बात करें तो 23-48-413 थी 22-23 में, और अब बढ़ के हो गई बजट अनुमान में नए 23-24 में 26-32-218, 26-32-218 ये हो गई। तो ये याद रखना अपने को कि राजस्व प्राप्तियां क्या रही। इसके बाद में दूसरी है हमने पूंजीगत प्राप्तियां। जो चीज दूसरी याद रखने योग्य है वो है पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो पिछले साल रही थी 18-38-819, ये करोड़ में है। 18-38-819 करोड़ थी, और अब की बार हो गई 18-70-816 करोड़, 18-70-816 करोड़। तो अगर आप उसी हिसाब से याद रखना चाहिए तो 23 से बढ़ के हो गई 26, और 18-38 से बढ़ के हो गई 18-70। तो ये दो चीजें, दो फैक्ट तो आपको यहाँ याद रखने हैं कि राजस्व प्राप्तियां 23-48-413 थी, जो बढ़ के हो गई 26-32-281। ठीक है, और 26-32-281 जो अभी वाला है उसको तो अपने को याद रखना ही रखना है। और अगर पूंजीगत प्राप्तियों की हम बात करें तो ये थी 18-38-819, जो बढ़ के हो गई 18-70-816। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं, भाई प्राप्तियों के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की प्राप्तियां होगी बजट के अंदर। जो रिसिपिएंट है, जो प्राप्ति है, वो दो प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? राजस्व प्राप्ति और दूसरी पूंजीगत प्राप्ति, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा क्या? कुल प्राप्तियां। तो टोटल प्राप्ति भी आपको याद रखनी है। तो कितनी रही? 41-87-232 करोड़, 41-87-232 करोड़ थी पिछली बार, जो अब बढ़ के हो गई 45-03-097 करोड़, 45-03-097 करोड़। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। कोई भी बजट होता है उसकी प्राप्तियों के दो मद होते हैं। बजट की जो प्राप्तियां उसमें दो मद होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, और कुल दोनों को मिलाकर हमने कुल प्राप्तियां कर ली। तो राजस्व प्राप्ति जो है वो एक बार फिर से देख लेते हैं। 23-48-413 थी, जो बढ़ के हो गई 26-32-281। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियां 18-38-819 थी पिछली बार, जो 18-70-816 हो गई। कुल प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो 41-87-232 करोड़ थी पिछली बार, अब की बार होगी 45-030-97, 45-030-97। तो ये होगी अपने बजट की पूरी जो प्राप्तियां हैं वो। अब जो अंदर वाली जो डेटा है उन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अपने को सिर्फ ये दो चीजें ही याद रखनी है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और कुल प्राप्तियां, कि बजट के अंदर कुल प्राप्तियां कितनी रही। नेक्स्ट में हम आगे चलते हैं। जैसे प्राप्तियां होती है उसी तरह से होता है व्यय। जिस तरह से प्राप्तियां होती है उसी तरह से होता है व्यय। एक मिनट, जिस तरह से प्राप्तियां होती है उसी प्रकार से हम व्यय को भी डिस्कस। फिर उसके बाद में अगला है अपना पूंजीगत व्यय की हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे प्राप्तियां दो प्रकार की होती है उसी तरह से व्यय जो है ना, वो व्यय भी दो प्रकार का होता है। एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। तो जैसे अपन ने राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को डिस्कस किया, उसी तरह से हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए, राजस्व व्यय की बात करें तो यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है राजस्व खाते पर व्यय। ठीक है, तो जो राजस्व खाते पर व्यय, अंतिम दो व्यय हम ध्यान रखेंगे। तो वो कितना है? 34-58-959, ये था 2022-23 का। 2022-23 का 34-58-959
और अब ये जो है वो बढ़ के हो गया 35, 0, 21, 36। ये डेटा आपने को विशेष तौर से याद रखना है। 35, 0, 21, 36 ये राजस्व व्यय हो गया 2022-23 से। और ये होगा 2023-24 जो वर्तमान बजट का अनुमान है वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो एक राजस्व खाते पर में कि हमने बात करी कि 34,58,959 था और वो के बाद बढ़ के हो गया 35, 0, 21, 36। दूसरी चीज पूंजी व्यय, पूंजीगत खाते पर में की हम बात करेंगे तो पूंजीगत खाते में वही है 72,82,74 करोड़, 72,82,74 करोड़ जो अब बढ़ के हो गया 10,09,61 करोड़। 7,28,274 करोड़ था पिछली साल। ठीक है, अब ये हो गया 10,09,61 करोड़, 10,09,61 करोड़। तो ये दो प्रकार के व्यय हो गए, राजस्व और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय अगली अब की बार अगर हम देखें तो अब की बार का राजस्व रहा है 35, 0, 21, 36, 35, 0, 21, 36। और अगर पूंजीगत व्यय की हम बात करें तो पूंजीगत व्यय रहा है 10,09,61। और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो बजट है उस बजट का कुल व्यय आ जाएगा। और बजट का जो कुल व्यय है वो बता रखा है 45, 0, 30, 97। ठीक है, तो ये तीन डेटा आपको यहां से याद रखने हैं कि वे जो है वो दो प्रकार का होता है और दोनों प्रकारों में ये अलग अलग हमने इसको देखा है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब अगला अपना जो है वो है कि जब बजट होता है उस बजट में दो चीजें होती है, एक तो प्राप्ति और दूसरी हमने देखी व्यय। तो एक प्राप्ति होती है, दूसरा होता है व्यय या खर्चा। तो आप यहाँ देखेंगे कि पैसा किस किस जगह से आ रहा है बजट के लिए। जैसे जो बजटीय प्रावधान है 45,000 करोड़ का, जैसे मान लीजिए ये बजट है, इस बजट का आकार है, तो इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, उस फंड के बारे में एक एक डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अपने को यहाँ पे जो रिसिपेंट है, जो प्राप्ति के जो तरीके हैं उनको हमें यहाँ पे नंबरिंग देना है। तो देखिए बजट में जो प्राप्ति है उस प्राप्ति के तीन अलग अलग मोड हैं। एक होता है कर राजस्व यानी टैक्स, कर राजस्व प्राप्ति। दूसरा होता है गैर कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व। और तीसरी जो अपन ने देखी वो कौन सी थी, पूंजीगत प्राप्ति। तीन प्रकार की प्राप्तियां यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति, तीन प्रकार की प्राप्तियां जो है यहाँ पे बजट में होती है, कर राजस्व, गैर कर राजस्व और पूंजीगत। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमने यहाँ पे ये खर्चे देख लिए हैं, कर राजस्व, गैर कर राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो अब हमें जो कर राजस्व से जो इनकम हो रही है उसके हमें टॉप 3 जो पैराइटीज हैं, टॉप 3 जो अलग अलग हैं उनको हमें याद करना है। तो देखिए जो कर राजस्व से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया है पूंजीगत प्राप्तियों का है। तो 34 + 2 36% जो राशि है वो तो कौन सी प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त हो रही है। ये भी आपको याद रखना है कि बजट के अंदर 36% जो फंड है वो कहां से प्राप्त होगा, पूंजीगत प्राप्तियों से होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो बाकी जो बच गया वो राजस्व प्राप्तियां होंगी, यानी 36% यानी 74% जो फंड है वो कहां से आएगा, वो राजस्व प्राप्तियों से आएगा। 36% तो किससे आएगा, पूंजीगत प्राप्तियों से आएगा, तो ये है। और बाकी जो बच गया वो आएगा राजस्व प्राप्तियों का। तो पूंजीगत प्राप्तियों में आपको यहाँ सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन राजस्व प्राप्ति में आपको यहाँ सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि कौन सी मद से जो है वो पैसा ज्यादा आ रहा है, कौन सी मद से यहाँ पे कम आ रहा है। तो अलग अलग मद यहाँ दे रखी है, जैसे निगम कर से 15 पैसे आ रहे हैं, आय कर से 15 पैसे आ रहे हैं, कस्टम ड्यूटी से 4 पैसे आ रहे हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 आ रहे हैं, जीएसटी से 17 आ रहे हैं। ठीक है, और ये कर बिन राजस्व से 6 पैसे आ रहे हैं। तो इन सबको आप छोड़ दीजिए, इन बाकी दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए। सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा पेमेंट कहां से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है 17%, जीएसटी से आ रहा है 17 पैसे। ठीक है, 17 पैसे या 17% जो भी हम कहें। दूसरा नंबर अगर हम देखें तो दूसरा नंबर आता है निगम कर और आयकर, दोनों से 15-15 आ रहे हैं। तो अपन दूसरा लिखेंगे, निगम कर को लिख सकते हैं और आयकर, इनका जो नंबर है वो कौन सा है, दूसरा है। दोनों से कितना कितना आ रहा है,
15 पैसे आ रहे हैं, दोनों से 15 पैसे। एक नंबर पे जीएसटी, दो नंबर पे निगम कर और आयकर, दोनों में से कोई से भी आ सकता है। और 3 नंबर पे 7 पैसे वाला ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो बस आपको ये 3 सीक्वेंस याद रखने हैं कि जो कर राजस्व है 74% जो कर राजस्व का हिस्सा, राजस्व का जो हिस्सा है राजस्व प्राप्ति का, उसमें से जो कर और राजस्व के हैं उसके 3 बड़ी मदें कौन सी है। तो पहला नंबर जीएसटी का है 17%, दूसरा नंबर निगम कर और आयकर, दोनों से 15-15 पैसे आ रहे हैं, और तीसरा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ये सीक्वेंस अपने को याद रखना है। इसके साथ साथ याद रखना है कि पूंजीगत प्राप्ति 36% और 74% है वो क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं। और इस 74% में से 6 पैसे जो है वो, यानी 6% का जो हिस्सा है वो किसका है, गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व का जो हिस्सा है वो कितना है, 74 है, और कर राजस्व का जो हिस्सा है वो अगर हम निकालें तो वो 68% है। ये आपको सीक्वेंस पे याद रखना है। तो ये बजट में जो पैसा आएगा उस पैसे का पूरा ब्यूरोफिकेशन ये इसमें अपने को प्राप्त होता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब पैसा कहां से आता है, उसके बाद में दूसरी चीज है रुपीज गोज टू, पैसा कहां पे जाता है। जाता है मतलब ये कि खर्चा जो हो रहा है ना, उस खर्चे के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको वही है, 4 जो है वो बड़ी जो मदें हैं उनका क्रम याद रखना है। 4 जो मदें हैं उनका आपको क्या करना है, क्रम याद रखना है। सबसे पैसे किस पे ज्यादा, किस पे खर्च हो रहा है, दूसरा किससे, तीसरा किससे, चौथा किससे। जैसे पिछली बार हमने किया था जीएसटी, निगम कर, इनकम टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो उसी तरह से वो तो रिसीप्ट का था और ये पेमेंट का है। तो देखो एक बार देखते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 17%, ठीक है 17 पैसे, ब्याज अदायगी में 20 पैसे, रक्षा में 8 पैसे, आर्थिक सहायता में 7 पैसे, वित्त और आयोग और अन्य नियंत्रण में 9 पैसे, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18 पैसे, पेंशन में 4 पैसे और अन्य व्यय में 8 पैसे, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे। तो सबसे ज्यादा अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा अपने को जो नजर आ रहा है वो आ रहा है ब्याज अदायगी। तो 1 नंबर पे क्या आएगा, ब्याज अदायगी। वो कौन सी मद है जो जिसमें सबसे ज्यादा खर्च होगा, तो सबसे ज्यादा खर्च किसमें हो रहा है, ब्याज अदायगी में हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ब्याज अदायगी में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। और इसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो जो बजट है उसका 18 पैसा, उसमें यानी 18% राशि जो है उसमें खर्च हो रही है, 20%। फिर दूसरे मद की अगर हम बात करें तो दूसरे मद के अंतर्गत जो है वो अपना आ रहा है 18 वाला, ये करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। कर व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये जो है वो कितना आ रहा है, 18 पैसे ये आ रहा है। तो ये 2 हो गए। फिर तीसरे में हम आते हैं कि तीसरा कौन सा है, तो तीसरे में यहाँ 9 है और यहाँ पे भी 9 है, सॉरी ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तीसरा आता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, तीसरा हिस्सा है केंद्रीय क्षेत्र योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके अंतर्गत 17 पैसे खर्च हो रहे हैं। और चौथा अगर हम देखें तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देख सकते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसके अंदर 9 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये 4 मदें आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि जो पैसा जा रहा है बजट के अंदर वो सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी में जाएगा, 20 पैसे जा रहे हैं। दूसरा जो नंबर है वो कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, राज्यों को ट्रांसफर किया जाएगा, 18 पैसे उसमें जा रहे हैं। उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17 पैसे और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे। पहले जो है वो योजनागत और गैर योजनागत 2 भागों में डिवाइड किया जाता था बजट को, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। तो आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। एक बार आप पिछली चीज को भी अगर आप देखना चाहें तो आप पीछे भी देख सकते हैं कि जो हमने पीछे बात करी अभी, तो ये अपना पैसा कहाँ से आता है, तो उसके लिए राजस्व में 4 चीजें हमने देखी, जीएसटी, दूसरा निगम कर, तीसरा आयकर और चौथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी ये सीक्वेंस बन रहा है कि जो खर्चा हो रहा है उसको कैसे करेंगे। तो सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी में जाएगा, दूसरा कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो राज्यों को ट्रांसफर किया जाएगा,
तीसरा केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर जाएगा, और चौथा जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर जाएगा। तो इस ये 4 जो मद है वो आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया पैसा कहां से आएगा। अगला देखिए अपना मेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है घाटे संबंधी आंकड़े। जो बजट होता है, बजट में 4 प्रकार के घाटे होते हैं। 4 प्रकार के क्या होते हैं घाटे। बजट में जो घाटे हैं उनके 4 प्रकार हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। हम यहाँ पे डिटेल में इस चीज में डिस्कस नहीं करेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। हम सीधा सा ये देखेंगे कि जो फैक्ट है उसको पकड़ेंगे। आपको वही 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि सबसे पहला है अपना राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है वो 22-23 का जो संशोधित अनुमान था उसके अंदर था 17,55,319 करोड़, यानी जीडीपी का 6.4%, जीडीपी का 6.4% था 17,55,319 करोड़, जो अब बढ़ के हो गया 17,86,816 करोड़, यानी जीडीपी का 5.9%, जीडीपी का 5.9%। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो वो राजकोषीय घाटा पूछा जाता है। ज्यादा चांसेस राजकोषीय घाटे के हैं। 6.4% था जो अब 5.9% हो गया, परसेंटेज ज्यादा पूछा जाता है। तो राजकोषीय घाटे पे हमने बात की 17,55,319 करोड़ था, जिससे बढ़ के हो गया 17,86,816 करोड़, 6.4% था पिछली बार, अब हो गया 5.9%। ये राजकोषीय घाटे की डेटा आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट में बात करें तो अगला है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में भी वही चीज याद रखनी है, 111,0546 करोड़, 111,0546 करोड़ था, और अब ये क्या हुआ घटा और 86,98,55 करोड़, 86,98,55 करोड़, यानी 4.1% से 2.9%, 4.1 से हो गया 2.9% हो गया। ये क्या था राजस्व घाटा। इसमें आप परसेंटेज याद रखना, यही होता है। और ये जो परसेंटेज है वो किसका है, जीडीपी का, जो भारत की जीडीपी का है उसका परसेंटेज यहाँ पे शो हो रहा है। अगला है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो प्रभावी है 78,49,58 करोड़, जो हो गया 49,98,67 करोड़, यानी 2.9% था, जो घट के 1.7% हो गया। यहाँ पे आप यही याद रखें डेटा के रूप में कि जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो 78,49,58 करोड़ था, जो बढ़ के कम होके 49,98,67 करोड़ हो गया, यानी 2.9% से घट के 1.7% पे आ गया। अगला है प्राथमिक घाटा, 81,46,68 करोड़, 81,46,68 करोड़ से घट के 70,68,45 करोड़, यानी 3% था जीडीपी का। जीडीपी का कितना था 3%, और हो गया कितना 2.3%, यानी 3% से 2.3%। तो आप अगर यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रत्येक जो घाटा है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। कई बार आपने को स्टेटमेंट भी दे दिया जाता है कि चारों जो घाटे हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, सारे के सारे जो घाटा है उन सबके अंदर जो क्या है वो कमी हुई है। जैसे 6.4% था, 5.9% हो गया राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा 4.1% था, 2.9% हो गया। प्रभावी राजस्व घाटा 2.9% था, जो 1.7% हो गया, और प्राथमिक घाटा 3% से 2.3% हो गया। इसमें पूरे घाटे में जो हर घाटा जो है उसमें यहाँ पे कमी हुई है। और सबसे मोस्ट अगर हम बात करें तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा आता है। आप इसको विशेष तौर पे याद रखें कि 17,55,319 करोड़ से 17,86,816 करोड़ हुआ, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5.9% रहा है जीडीपी। तो ये हो गए अपने जो बजट में जो घाटे होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स। अब ट्रेंड्स देखेंगे। कई बार स्टेटमेंट दे दिया जाता है अपने यूपीएससी आरपीएससी के द्वारा, और उसमें आपको पूछा जाता है कि जो घाटे हैं चारों, उनके क्या ट्रेंड्स रह रहे हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा एक बार ये ट्रेंड देख लेते हैं। सबसे पहले फिस्कल डिफिसिट को देखते हैं। फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। फिस्कल डिफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे का अगर हम ट्रेंड देखें तो सबसे पहले देखिए 2013-14 की हम बात करेंगे तो 4.5% था। उसके बाद में कंटिन्यू ये जो घाटा था वो कम होता गया,
लेकिन पहली बार 4.6% पे पहुंचा कब 2019-20 में। ये कोविड इफेक्ट था, जब कोविड आया तो कोविड इफेक्ट के कारण पहली बार जो ये घटा था, इसमें 13-14 के बाद में वृद्धि हुई, और 20-21 में जब कोविड अपने चरम पे था, ये टॉप पे पहुंच गया 9.2%, जीडीपी का 9.2% जो अब तक का टॉप था। राजकोष से घटा जीडीपी का 9.2% हो गया, जो अब तक का टॉप था। और इस हिसाब से जो 20-21 का जो काल था, वो इस घाटे के लिए चरम काल कह सकते हैं। तो हम ट्रेंड में ये कहें कि भाई 13-14 से लगातार कम हो रहा था, लेकिन 19-20 में बढ़ना शुरू हुआ, और 20-21 में टॉप पे पहुंच के 9.2% हो गया। उसके बाद में लगातार इसमें गिरावट आई, और पिछली बार 6.4 था, और अब की बार 5.9% पे ये रह गया। तो ये राजकोषीय घाटे की हम बात हो गई। नेक्स्ट में रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे की हम बात करेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो वही सेम ट्रेंड इसमें भी चल रहा है। 3.2% था 2013-14 में, लगातार इसमें कमी आई, ठीक है, और वही 19-20 में इसमें वापस बढ़ोतरी हुई। और जो 20-21 का जो वर्ष था, इसको आपको याद रखना है, इसमें 7.3% हुआ, जो अब तक का टॉप था, और उसके बाद वापस इसमें गिरावट शुरू हो गई। पिछली बार 4.1% था, अब की बार 2.9% का इसमें अग्रिम अनुमान लगाया गया। इसके बाद हम आगे आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। हमने अभी पीछे पढ़ा है प्रभावी राजस्व घाटा। तो वही ट्रेंड इसमें 1.9% था 13-14 में, और उसके बाद में धीरे धीरे इसमें कमी आई, फिर 19-20 में 2.4% पे पहुंच गया, और 20-21 में सर्वोत्तम पहुंच के 6.2% हो गया, और अब की बार 1.7% का इसका टारगेट है कि 1.7% रहेगा। तो 20-21 वाला जो काल है ना, वो सब में टॉप है। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक खाते को देखते हैं तो वही ट्रेंड इसमें है, और 20-21 में ये 5.8% हो गया। कितना हो गया? 5.8% हो गया, और अब की बार 2.3% रहने का इसका अनुमान है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2020-21 का जो काल था, 20-21 के काल में ये सारे के सारे जो घाटे हैं, सबके सब में वृद्धि हुई। राजकोष से बात करें तो 9.2 था, राजस्व की बात करें तो 7.3 था। अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की तो ये 6.2 था, और ये जो अपना चौथा बच गया प्राइमरी डेफिसिट, तो ये था 5.8%। तो इस हिसाब से ये जो 20-21 का जो काल है, उस समय ये घाटे टॉप में रहे। और आपको स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए ये जो है वो 20-21 के काल वाले पर विशेष ध्यान इसमें रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में कई बार इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है कि किस हिसाब से जो है भाई 20-21 में 9.2 रहा या फिर वो कम रहा, तो क्यों टॉप पे रहा है, इसलिए टॉप वाले डेटा भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब ये प्राप्तियों की हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम नहीं बात करेंगे इसमें। अब बजट की रूपरेखा की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि बजट का जो साइज है वो क्या रहा है, 45.03 लाख करोड़। बजट का जो साइज है वो कितना रहा है, 45.03 लाख करोड़। ये साइज आप जरूर विशेष तौर से याद रखें, क्योंकि कई बार साइज को आकार पूछा जाता है, आपको ये पूछा जाता है कि आप बजट का आकार बताइए, और वहां पे हम गलती कर बैठते हैं। तो बजट का आकार है 45.03 लाख करोड़, बाकी इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये तो हो गए जो संख्या के आंकड़े थे बजट के, उससे संबंधित। अब माननीय जो वित्त मंत्री हैं, उनके बजट भाषण में किन किन चीजों पर फोकस किया गया है, बजट की मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, उनको हम थोड़ा चिन्हित करेंगे, यहाँ पे उनको देखेंगे। तो बजट 23-24 के मुख्य बिंदु पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो बजट है, भारत @ 100, भारत की स्वतंत्रता को जब 100 साल हो जाएंगे, यानी 2047 के जो टारगेट्स हैं, उनको आधार बनाकर उनकी रूपरेखा के आधार पर आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ ये बजट जो है वो प्रदर्शित किया गया है। तो कई बार आपको इस तरह से पूछ लिया जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि ये बजट जो है इसने किस टारगेट को अचीव करने के लिए किसको बेस बनाया। तो भारत @ 100, यानी 1947 से 100 साल बाद, यानी जब भारत की स्वतंत्रता को 100 साल हो जाएंगे, तो 2047 में भारत को जो गोल अचीव करने हैं उसको आधार बनाकर 100 साल की स्वतंत्रता के अंदर भारत की जो प्रगति है उस पर आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ ये बजट प्रस्तुत किया गया। उसी को रूपरेखा पे ये बजट प्रस्तुत किया गया।
अगर हम इकोनॉमिक आर्थिक विकास दर की हम बात करें तो भारत की आर्थिक विकास दर को इसमें 7% रखने का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। इस 7% को आप देखें तो जीडीपी की जो विकास दर है वो कितनी रहेगी, 7% का इसमें अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे पे हम इसको डिस्कस में अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला है कि कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ लोगों को 28 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति की गई। यह भी एक डेटा यहाँ पे अपने को बजट में दिया गया है कि कोविड जब भी आया ना तो उस समय लोगों के सामने जो खाद्यान्न संकट आया, उस खाद्यान्न संकट के लिए सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक, ये आपको डेटा याद रखना, 28 महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। और वर्तमान में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो 1.97 लाख प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पे देखिए दो कीमतें होती है, वो इकोनॉमिक सर्वे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको। तो प्रचलित कीमतों पर अगर हम बात करें भारत की जीडीपी इसकी प्रति व्यक्ति आय की, तो 1.97 लाख जो है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय है। जीडीपी का जो आर्थिक विकास दर है वो 7% के लिए यहाँ पे बात की गई है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया कि भारत जो है उसने बहुत अच्छी प्रगति की और अपने 7% जो जीडीपी का विकास को जो हम खाका खींच रहे हैं उसके बेस पे ही हम अगर माने तो भारत ने लगभग जो है वो 5वीं बड़ी, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो भारत के द्वारा जो डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया गया उसका परिणाम ये रहा कि डिजिटल इंडिया के कारण 126 लाख करोड़ के 74 करोड़ ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए, ऑनलाइन भुगतान यहाँ पे हुए। तो भारत में जो है वो ऑनलाइन भुगतान का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये डेटा याद रखना, 126 लाख करोड़ के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान भारत में हुए। अगला है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जैसे कि अपन ने अभी ऊपर बढ़ा कि जब कोविड आया था, कोविड-19 के समय जब कोरोना संकट आया था तो उस समय सरकार के द्वारा 28 माह तक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया था। निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया था सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे केंद्र का बजट है। तो अब वो स्कीम थी, उस स्कीम का नाम था पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अब सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि एक वर्ष के लिए, आगामी एक वर्ष के लिए जो सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवार में जैसे बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, दिव्यांग है या और कोई भी ऐसे परिवार जो प्राथमिकता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, उनको एक साल के लिए इस योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न और दिया जाएगा। और ये एक साल 1 जनवरी 2023 से लागू है, यानी 1 जनवरी 2023 से ये जो है ना वो राशन निःशुल्क मिलना इनको शुरू होगा। 2 लाख करोड़ से अधिक, और ये जो योजना है इसके इम्प्लीमेंट करने में सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ से अधिक का भी होगा। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, 1 वर्ष के लिए है, 1 जनवरी 2023 से लागू है, और मेनली इसमें अंत्योदय और जो प्राथमिकता प्राप्त परिवार है उनको निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। पहले कोविड के समय भी सरकार ने 28 महीने तक, 28 माह तक जो है 80 करोड़, अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, 80 करोड़ लोगों को जो है वो निःशुल्क खाद्यान्न प्रोवाइड इस योजना में करवाया था। तो अभी ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला ये जो बजट है, इस बजट में कुछ समावेशी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उन योजनाओं का यहाँ पे डेटा प्रस्तुत किया गया है। देखिए परीक्षा की दृष्टि से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछ ली जाती है कि बजट के अंदर जो डेटा दिए जाते हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सरकार ने यह बताया कि स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में सरकार के द्वारा चलाया गया था, इसके अंतर्गत लगभग 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया। कितने परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया? तो 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण इसमें किया गया है। उज्ज्वला योजना जिसके तहत गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। यहाँ भी ये डेटा एक महत्वपूर्ण है। शौचालय की अगर हम बात करें तो 11.7 करोड़ है। उज्ज्वला योजना में कनेक्शन की अगर हम बात करें तो 9.6 करोड़, 9.6 करोड़ कनेक्शन है। वहीं 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड के टीके लगाए गए। 220 करोड़ कोविड का जो टीके हैं वो लगाए गए। टोटल 102 करोड़ लोगों को यहाँ पे रिकवर किया गया कोविड के तहत। इसके अलावा 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें आपको याद रखना पड़ेगा कि बजट के अंदर समावेशी योजनाओं के लिए जो डेटा बताए गए हैं
वो उनमें आपको कोई भी पूछ लिया जा सकता है कि कितने घरों में पारिवारिक बजट के अनुसार कितने घरों में परिवारों में शौचालय बनाए गए, तो 11.7 करोड़। इसके अलावा है पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा। ये बीमा की योजना है और बीमा स्कीम्स के तहत 44.6 करोड़ 44.6 करोड़ व्यक्ति को इसमें कवर किया गया है। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए किसान के खाते में प्रतिवर्ष आते हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तों के साथ। तो टोटल 11.4 करोड़ से ज्यादा जो किसान है उनके खातों में ये पैसे सरकार के द्वारा ट्रांसफर करवाए गए। तो ये कुछ योजनाओं के डेटा हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से एक बार देखें, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये सबसे इस बजट की जो महत्वपूर्ण बातों को अगर हम देखें तो बजट की महत्वपूर्ण बातों के अंदर 4 चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अमृत काल के लिए 4 रूपांतरकारी मौके। जो बजट है अपना उसमें अमृत काल कौन सा 1947 से 2047 यानी ये जो 100 साल भारत @100 को टारगेट बना रहे हैं ना अपन, भारत @100, ठीक है। तो इसके अंदर 4 मौके ऐसे बताए हैं जो रूपांतरकारी हो सकते हैं, जो चेंजेबल हो सकते हैं, जो भारत की तस्वीर को बदल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास। तीसरा पर्यटन और चौथा ग्रीन डेवलपमेंट हरित विकास। तो यहाँ पे हम ग्रीन डेवलपमेंट पे पहले बात कर लेते हैं, फिर बाद में सबके नीचे आगे डिस्कस करेंगे। ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भारत जो है वो अपना जो विकास करेगा उस विकास में पर्यावरण संरक्षण जो है उसको विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। ऐसे कार्य करेगा जिसमें पर्यावरण संरक्षित हो और पर्यावरण संरक्षण को आधार बनाकर भारत जो है वो विकास पर आगे बढ़ेगा। तो मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी जो है उनको अचीव करने के लिए जो भारत के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे हर विकास की ओर भारत को ले जा रहे हैं। जैसे जीरो कार्बन की ओर भारत बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत का जो ग्लासगो समिट में जो पंचामृत अभियान वाला जो रोल है वो है। इसके अलावा लाइफ जो स्किल्स पीएम ने बताई, ये सारी की सारी चीजें भारत को हर विकास की ओर ले जा रही है। तो ये 4 याद रखना है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन और हरित विकास। ये अमृत काल के 4 रूपांतरकारी मौके, चेंज लाने वाले अवसर हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमृत काल के दौरान 4 रूपांतरकारी मौके। और पहला मौका हमने लिखा था महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। देखिए क्या है कि राष्ट्रीय एक योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना चलती है, उसमें NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM ने क्या किया कि महिलाओं को जोड़कर 81 लाख स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाया। उनकी संख्या कितनी है 81 लाख है। अब सरकार ने इस बजट में घोषणा की कि ये जो 81 लाख जो स्वयं सहायता समूह है इनको बड़े उत्पादन उद्यमों या समूह जिनमें कई हजार सदस्य होंगे, यानी इसको बड़े स्तर पे इनको बनाया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, जिसमें कई हजार सदस्य उसमें होंगे। और इनका जो संचालन है वो प्रोफेशनल तरीके से, पेशेवर तरीके से संचालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, इस पेशेवर तरीके से संचालन करने से क्या होगा कि महिलाएं जो है उनकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होने से वो आर्थिक रूप से क्या होगी, सशक्त होगी। और यही अपना जो पहला मौका है उसके सशक्तिकरण का माध्यम है। इसके तहत सरकार क्या करेगी, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहली चीज पेशेवर तौर तरीके से इनको संचालित किया जाएगा। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति संचालन करते हैं ना अपना, उस हिसाब से किया जाएगा। तो एक मौका होगा इनके पास, इनको कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ इनके उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये सारे कामों के लिए सरकार के द्वारा सहायता की जाएगी। भाई कच्चे माल की अवेलेबिलिटी उनको हो रही है, उत्पादों के लिए बेहतर डिजाइन उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनकी गुणवत्ता मेंटेन की जा रही है और उनके लिए मार्केटिंग बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये किया जाएगा। तो सबसे अहम चीज है अनुसमर्थक नीतियों का निर्माण। ऐसी पॉलिसी बनाई जाएंगी, ऐसी पॉलिसी बनाई जाएंगी ताकि ये जो SSG है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है,
ये अपना विकास उत्तरोत्तर कर सके और इनमें कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो सके। इन्हीं के लिए सरकार के द्वारा ये जो पहला मौका है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, अमृतकाल के दौरान 4 रूपांतरकारी मौकों में से जो पहला मौका है अमृतकाल महिलाओं के का आर्थिक सशक्तिकरण, तो ये इसके तहत किया जाएगा। अगला है, दूसरा था अपना पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। देखिए इसमें क्या है, सरकार ने ये कहा है, इस बजट में घोषणा करी है कि वे जातियां जो हाथ से कार्य करते हैं और अनेक प्रकार के हस्तशिल्प का निर्माण करते हैं, ये पारंपरिक जातियां हैं, ठीक है, जैसे नाई है, मोची है, सुथार है, लुहार है, पटवा है, नीलगर है। इस तरह की जो जातियां हैं, इन जातियों के लिए एक अलग से स्कीम लाई जाएगी। तो सबसे पहले है कि औजारों के सारे काम करने वाली जो पारंपरिक कारीगर है, जो ये जाति विशेष के लोग हैं, उन शिल्पकारों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, विश्वकर्मा कहा जाता है, यानी जो निर्माण करते हैं तो इनके लिए विश्वकर्मा शब्द यूज भी किया जाता है। और इन्हीं लोगों के, इन्हीं जातियों के, इन्हीं लोगों के जो हाथ से काम करते हैं, जो पारंपरिक रूप से काम कर रहे हैं, तो जाति विशेष के रूप में जैसे पटचित्रण का काम हो रहा है, ठीक है, तो इन लोगों के लिए सरकार की स्कीम ला रही है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इनको आगे लाने के लिए, इनके लिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले तो वित्तीय समर्थन, यानी इनको अपनी जो प्रतिभाएं हैं उनको दिखाने के लिए, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी, ऋण जो है वो इनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्नत कौशल प्रशिक्षण, उनका जो कार्य है उसको और निखारने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी, जो वर्तमान में जो डिजिटल तकनीकी है जैसे कंप्यूटर युग है, तो उसके माध्यम से वो अपने पारंपरिक कार्य को किस तरह से उभार सकते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ गोल्ड हरित प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी यानी पर्यावरण के हित में कार्य करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो है। इसके अलावा उनके ब्रांड को प्रमोट करना और वैश्विक और स्थानीय बाजारों के साथ उनको कोऑर्डिनेशन करवाने, इसके साथ साथ डिजिटल भुगतान और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न स्कीम्स लॉन्च करना, ये सारे के सारे काम करके इन जातियों को क्या बनाया जाएगा, सक्षम बनाया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने इस बजट में घोषणा की है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास योजना, ठीक है। तो किसके लिए होगी, जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं, जो ये जातियां जिसके अंदर जैसे मोती, सुथार, लुहार हाथ से काम करते हैं ना, उनको वित्त समर्थन, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल तकनीकी जानकारी, हरित प्रौद्योगिकी, ब्रांड प्रमोशन, बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतान की जानकारी, ये सारी चीजें उनको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि वो उसमें सक्षम हो सके। अगला आता है अपना पर्यटन। देखिए पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में है और इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत जो है उसमें पर्यटक स्थलों की कमी नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भारत की जो विरासत है उसमें पर्यटन के लिए उपलब्ध अवसर उपलब्ध है, ठीक है। तो सरकार ने इस बजट में घोषणा की कि पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य कैसे किया जाएगा, राज्यों की सक्रिय सहभागिता, जो राज्य हैं वो अपने मतभेद भुला के सक्रिय रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहभागी बने, सरकारी कार्यक्रमों में आपसी समन्वय स्थापित करके और पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ पीपीपी मोड पे जो है वो पर्यटक स्थलों का विकास करके वहां सुविधाएं शुरू करके मिशन मोड के रूप में ये कार्य किया जाएगा। तो ये 4 मौके हो गए अपने किसके, रूपांतरकारी, अमृतकाल के रूपांतरकारी मौके। तो हमने पहले शुरू में इसकी बात करी है। पहला कौन सा था, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा जो मौका था वो था पीएम विकास, विश्वकर्मा वाला। तीसरा था पर्यटन और चौथा था हरित विकास। तो ये 4 रूपांतरकारी मौके आपको याद रखने हैं। बहुत ही
महत्वपूर्ण जो है ना ये टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो है वो डायरेक्ट डिटेल से नहीं पूछ के ये चारों नाम अपने को ऑप्शन में आ सकते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन से मौके दिलवाने के। अब उसके बाद में अगला जो टॉपिक इसमें आता है वो है बजट प्राथमिकता। देखिए रूपांतरकारी मौके, अभी अपने बात की रूपांतरकारी मौके, तो वो तो कितने हैं, 4 है। और बजट की प्राथमिकताओं की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 7। इस 7 प्राथमिकता इस बजट में अपनाई गई है सरकार के द्वारा। और ये सातों किसकी भांति काम करेंगी, सप्तऋषि की भांति काम करेंगे। जैसे सप्तऋषि मार्गदर्शन करते हैं तो ये अपने अमृत काल को प्राप्त करने के लिए सप्तऋषि की भांति अपना मार्गदर्शन करेगी। ये सातों की सातों जो प्राथमिकताएं हैं वो सप्तऋषि की भांति मार्गदर्शन करेंगे। अब ये 7 कौन सी है, 4 रूपांतरकारी मौके याद रखने और 7 प्राथमिकताएं याद रखनी है, इसके साथ ही अपना बजट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी है, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। 7 प्रकार की विशेषताएं हो गई, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 बजट की प्राथमिकताएं हैं, 4 रूपांतरकारी मौके हैं। और ये जो 7 प्राथमिकताएं हैं ये सप्तऋषि की भांति अपना मार्गदर्शन करेंगे। अब इन जो 7 जो प्राथमिकताएं बजट में अपनाई गई है, इन प्राथमिकताओं में प्रत्येक में क्या क्या मेन चीजें हैं उनको हम एक बार डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखिए पहली प्राथमिकता थी अपनी समावेशी विकास। सरकार का विजन है सबका साथ सबका विकास, और उसी विजन के तहत सरकार ने समावेशी विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी। इसमें क्या है, देखिए फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए, फसल के स्वास्थ्य के लिए जो संगत सूचनाएं और सेवाएं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, इसके साथ साथ ऋण और बीमा की उपलब्धता, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। वहां पे कृषि से संबंधित सारी सुविधाएं जो है वो डिजिटल मोड में प्राप्त होगी। किस मोड में प्राप्त होगी, डिजिटल मोड में प्राप्त होगी। जहां पे क्या होगा कि जैसे कोई स्टार्टअप है तो उसको कोई समस्या आ रही है तो वो वहां से सूचना के माध्यम से जानकारी ले सकेगा। अनेक प्रकार के जैसे ऋण आवंटन करवाने हैं, बीमा करवाना है कृषि का, ठीक है, कृषि स्वास्थ्य के बारे में जैसे कोई रोग वगैरह हो गया तो उससे संबंधित कोई चीज अपने सामने आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो मिलके यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो ये पहली अपनी जो प्राथमिकता है उसका पहला टॉपिक। अगला है कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, जो लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार एक निधि, कृषि वर्धक निधि यानी एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना करेगी। सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि ये जो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापित किया जाएगा उसका पर्पज क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य, मेन टारगेट उसका है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्री स्टार्टअप है उनको प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेष, इनोवेशन और किफायती समाधान उपलब्ध कराना। ये निधि किस काम में यूज होगी कि किसानों के सामने जो स्टार्टअप के रूप में, एग्री स्टार्टअप के रूप में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं के लिए नवोन्मेष यानी नूतन या इनोवेटिव, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं इनोवेटिव आइडियाज के साथ उनका जो वैल्यूएबल किफायती समाधान है वो उपलब्ध कराना इसका मेन पर्पज होगा। तो इस आधार पे एक निधि बनाई जाएगी, कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। ठीक है, अगला हम चलते हैं। अगला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, श्री अन्न, क्योंकि ये इसके लिए अलग से नाम दिया गया है ना,
तो ये नाम जो है वो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो श्री अन्न क्या है? मिलेट, जो मिलेट फसलें हैं, मोटे जो फसलें हैं, उनके लिए वैश्विक केंद्र के रूप में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा और उसको नाम दिया जाएगा क्या? श्री अन्न। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र जो स्थापित किया जाएगा उसको नाम देंगे श्री अन्न। श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे मेन चीज आपको दो चीजें यहाँ पे पता चली कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है अपना हैदराबाद में। अब जो मिलेट है उस मिलेट के लिए एक शब्द यूज किया गया बजट में और वो कौन सा है? श्री अन्न। क्या नाम यूज किया गया? श्री अन्न। अब सरकार क्या करेगी कि ये जो श्री अन्न है इसके लिए एक वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगी। वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र, श्री अन्न के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगी। और ये वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया। दो चीजें याद हुई यहाँ पे, पहले कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का है तो वो हैदराबाद में है, और दूसरी चीज की जानकारी हमें इस बात को मिली कि मिलेट जो है उसके लिए बजट में शब्द यूज किया गया श्री अन्न, और श्री अन्न के लिए जो वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा वो बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में किया जाएगा। ये संस्थान क्या करेगा? सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करेगा। यानी भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो जो सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां हैं, अनुसंधान है और जो प्रौद्योगिकियां हैं मिलेट के क्षेत्र में, श्री अन्न के क्षेत्र में, उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे साझा करेगा। तो इसके लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन। देखिए ये एक सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक प्रकार का रोग है और इस रोग के लिए एक मिशन चलाया जाएगा, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ठीक है, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो रक्ताल्पता का रोग, यानी इसमें खून की कमी हो जाती है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो रोग है, इस रोग के उन्मूलन का जो टारगेट रखा है वो 2047। मैंने कहा आपको 100 वर्ष का टारगेट, 100 वर्ष स्वतंत्रता के अमृतकाल जिसके लिए यूज किया गया, शब्द क्या यूज किया गया? अमृतकाल, मतलब 100 साल। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी, एक मिशन चलाया जाएगा जो 2047 तक पूरी तरह से सिकल सेल एनीमिया यानी जो रक्ताल्पता संबंधित रोग है, रक्त की कमी से, ब्लड की कमी से संबंधित रोग है जो महिलाओं किशोरियों में ज्यादा होता है, उसके लिए जो है वो एक मिशन चलाया जाएगा। उस मिशन को का टारगेट कब तक का होगा? 2047 का होगा। इसमें क्या किया जाएगा? प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, जो जिन क्षेत्रों, जो जनजातीय क्षेत्र जो इससे ज्यादा प्रभावित है उसमें जागरूकता का सृजन किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा। इसके साथ साथ 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। जो यानी जो प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें 0 से लेकर 40 साल के जो लोग हैं उनकी क्या की जाएगी? स्क्रीनिंग और काउंसलिंग की जाएगी, यानी उन्हें जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से ये रोग होता है और किस तरह से इसको समाधान किया जा सकता है। ठीक है, और आपको मेन चीज यहाँ पे ये टारगेट याद रखना है कि बजट में सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने के लिए जो अंतिम जो समय निर्धारित किया गया है तो वो क्या है? तो वो 2047 है, यानी 100 साल। अगला है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। देखिए एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है कि अलग अलग इलाकों, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र जो है उनमें उन्हीं की भाषाओं में है, अलग अलग विषयों में है, और जो गुणवत्तापूर्ण जो पुस्तकें हैं वो उपकरणों के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने के लिए
और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संस्थान तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये भी किया जाएगा कि राज्य जो है वो पंचायत और वार्ड स्तर पे जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकालय स्थापित करें। ये तो डिजिटल पुस्तकालय होगा जिसमें ऑनलाइन पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकेगा गुणवत्तापूर्ण अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। लेकिन राज्यों को ये कहा जाएगा कि वो पंचायत लेवल पे वार्ड लेवल पे पुस्तकालय बनाए, और इसके साथ साथ जो डिजिटल पुस्तकालय है जो सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है केंद्र लेवल पे, उस तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, उन लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए, लोग वहां उन संसाधनों तक पहुंच सकें। जैसे किसी के पास मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेगा, उस चीज को कैसे देखेगा। तो उसके लिए सरकार ये कह रही है राज्यों को कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाएंगे, वो जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, ताकि लोग इस राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के जो पुस्तकें हैं गुणवत्तापूर्ण और अलग अलग विषयों में उनके से पसंदीदा जो पुस्तकें हैं उनका वो अध्ययन कर सकेंगे। तो ये पहली अपनी थी। अगला है अंतिम छोर तक वह व्यक्ति तक पहुंचना, ये दूसरी प्राथमिकता है। भारत सरकार की जो बजट है उसकी 7 प्राथमिकताओं में से दूसरी पहली थी समावेशी विकास, दूसरी है अंतिम छोर और व्यक्ति तक पहुंचना। तो सबसे पहला है आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। देखिए सरकार ने नीति आयोग के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया था, नीति आयोग ने चलाया था, आपको याद रखना है ये कौन करेगा, ठीक है। और उसका नाम था आकांक्षी जिला, आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया था नीति आयोग ने, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था उसमें 112 जिलों को कवर किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये ध्यान रखना कितने जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 112 जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत। अब सरकार जो है ना इस बजट में एक नई चीज लेके आई है। अब आकांक्षी जिला की जगह एक नया कंसेप्ट आएगा, नई योजना शुरू की जाएगी, वो होगी आकांक्षी ब्लॉक। और इसके तहत जो देश के जो है वो 500 ब्लॉकों को इसके तहत लिया जाएगा। ये डेटा अपने को याद मुख्य रूप से रखना है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 112 जिले थे, लेकिन आकांक्षी जो ब्लॉक कार्यक्रम है उसके अंदर 500 ब्लॉकों को, 500 जो संपूर्ण भारत के 500 ब्लॉक हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा। और इसका इंप्लीमेंट वही कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। तो इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आपको यहाँ सिर्फ संख्या याद रखनी है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं कि आकांक्षी जिले में 112 थी और आकांक्षी ब्लॉक में 500 ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया। अगला है अंतिम छोर पे व्यक्ति तक पहुंचना की दूसरी जो बात कर रहे हैं वो है भारत श्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे श्री अन्न था उसी तरह से भारत श्री, भारत साझा पुरालेख निधान। भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, एक जो भारत की जो पुरातात्विक सामग्री है उसको डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए, डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए जो है वो स्थापित किया जा रहा है डिजिटल संग्रहालय, जिसका नाम दिया गया क्या है, भारत श्री। क्या नाम दिया गया, भारत श्री। ये आप बहुत ही देखिए, वो पहले था, हमने बात करी थी मिलेट वाली, उसका नाम था श्री अन्न। क्या नाम था, श्री अन्न। और यह नाम दिया जा रहा है भारत श्री। डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए किसको, पुरातात्विक सामग्री को, जो पूरा भारत की पुरातात्विक सामग्री है उसको डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है। एक डिजिटल संग्रहालय की स्थापना की जा रही है और उसका नाम दिया जा रहा है क्या, भारत श्री। और इसके प्रारंभिक चरण में, प्रथम चरण में जो है वो 1 लाख प्राचीन पुरालेखों, जो पुरालेख हैं उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो भारत साझा पुरालेख निधान, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी रखें, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। देखिए पीवीटीजी जो है उसका मतलब है कि जो संवेदनशील जनजातियां हैं, जो संवेदनशील जो जनजाति समूह है
उनको कहते हैं पीबीटीजी। ठीक है, तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लेने के लिए सरकार के द्वारा एक मिशन संचालित किया जाएगा। उस मिशन का नाम होगा पीबीटीजी विकास मिशन। अब उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किस आधार पर बनाया जाएगा? तो सबसे पहले उनको सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की दशाएं उपलब्ध कराई जाएगी, सड़क, दूरसंचार, संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसर। संधारणीय आजीविका के अवसर से तात्पर्य है कि जिससे वो अपना जीवन चला सके, कितनी उनको आजीविका मिले, उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो योजना है वो 3 वर्षों तक, पीबीटीजी विकास मिशन के लिए का जो समय है वो कितना है? 3 वर्ष। ये ध्यान रखिए, 3 वर्ष तक संचालित होगी और इसमें टोटल 15,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि पीबीटीजी विकास मिशन जो है वो संवेदनशील जो जनजाति समूह है उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्हें आवास, स्वच्छता, इन जो बुनियादी आवश्यकताएं, अपन ये एक शब्द में यूज करें तो जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3 वर्ष के लिए एक मिशन चलाया जाएगा और उसके अंदर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये दूसरी थी प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन। नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो हमने तीसरी प्राथमिकता आती है अवसंरचना और निवेश, अवसंरचना और निवेश। ठीक है, बजट की तीसरी प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश। तो इसमें देखो सबसे पहले शहरी अवसंरचना विकास निधि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक जो है वो निधि बनाई गई है, उसका नाम है RIFD, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसी तर्ज पे सरकार एक निधि बनाएगी UIFD, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि किस तर्ज पे बनाई जाएगी, RIFD की तर्ज पे UIFD बनाई जाएगी। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसकी तरफ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। और जैसा कि बात इसके नाम से स्पष्ट है कि अवसंरचना विकास निधि, तो इस निधि का उपयोग किसमें किया जाएगा? अवसंरचनाओं के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज जो इसमें अपने याद रखनी है कि इसका जो प्रबंधन है, इसका जो मैनेजमेंट है वो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। इस निधि के बारे में अगर हम स्टेटमेंट टाइप जाते हैं तो फिर यहाँ ये चीज अपने को याद रखनी है कि राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो इसका मैनेजमेंट करेगा, इसका प्रबंधन करेगा। इस निधि का जो उपयोग है वो Tier 2 और Tier 3 के जो शहर हैं, जो 2nd और 3rd लेवल के जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में अवसंरचना के सर्जन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। किस चीज के लिए किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाएगा? जो सार्वजनिक एजेंसियां हैं उनके माध्यम से, जैसे JDA है, ठीक है, UTIs है, उनके माध्यम से किया जाएगा। और सबसे मेन चीज इसमें जो है वो 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये उम्मीद की गई है कि इसमें हर साल 10 करोड़ की धनराशि जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो 3 चीजें याद रखनी है कि RIDF की तरफ से UIDF बनेगा, इसका जो प्रबंधन है वो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। Tier 2 और Tier 3 के जो शहर है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसका यूज किया जाएगा और हर साल इसमें 10 करोड़ की राशि जो है वो प्रोवाइड सरकार के द्वारा कराई जाएगी। अगला है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, देखिए जो सिविल सेवक हैं, केंद्र और राज्यों के जो सिविल सेवक हैं, उन सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण के लिए सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण के लिए इसमें क्या है कि उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, रिफ्रेशर कोर्स उनको करवाया जाता है, जैसे काफी समय से प्रशिक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो उनकी जो कैपेसिटी है उसमें डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाता है। तो सरकार ने इसी को आगे बढ़ाने की बात इसमें की है कि केंद्र, राज्य और संघ क्षेत्र के जो सिविल सेवक हैं
उनमें क्षमता निर्माण और योजनाएं तैयार करने और क्रियान्वित करने के लिए वो अच्छी तरह से कार्य कर सके, इसलिए एक मिशन कर्मयोगी संचालित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। और सबसे मेन जो बात ये है वो है आई गोट कर्मयोगी, इसको नाम याद रखें, आई गोट कर्मयोगी। एक्चुअल में क्या है कि मिशन कर्मयोगी अब कॉमन हो चुका है तो सब जानते हैं, लेकिन आई गोट कर्मयोगी नई चीज है कि मिशन कर्मयोगी के तहत जो सिविल सेवक हैं उन्हें एकीकृत रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया और उस प्लेटफॉर्म का नाम है आई गोट कर्मयोगी। महत्वपूर्ण चीज एक बार फिर से याद रखें कि आई गोट कर्मयोगी क्या है कि एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण, मिशन कर्मयोगी के तहत एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए किसको, सिविल सेवकों को आई गोट कर्मयोगी नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये अपनी चौथी थी। अगली है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता के अंदर महत्वपूर्ण चीज ये है कि वर्तमान जो है वो समय है वो इमर्जिंग ट्रेंड का है, इमर्जिंग जो ट्रेंड है उनका जो समय है। तो वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। तो देश के अंदर जो शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है, जो बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहाँ ये चीज याद रखनी, क्योंकि बजट में इसके नाम नहीं दिए गए कहाँ किए जाएंगे। ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक्सीलेंस सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे, लेकिन वो कहाँ किए जाएंगे ये जगह नहीं बताएगी। तो आपको ये याद रखना है कि शीर्ष जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए बजट में कितने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की बात की गई, तो 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित की बात की गई यहाँ पे। और ये जो है उनका जो विजन है वो क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला, उसको आप याद रखें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण भारत में करें और भारत से के लिए उसके लिए कार्य कराएं। तो कितने सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 3 स्थापित किए जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय डाटा शासन नीति। देखिए वर्तमान समय में यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो डेटा है, और उस डेटा को रूल करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए सरकार डाटा शासन नीति लाएगी। इससे क्या है कि स्टार्टअप और शिक्षा विदों द्वारा जो नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। स्टार्टअप और जो शिक्षाविद हैं वो इस क्षेत्र में इनोवेशन कर सके, अनुसंधान कर सके, इसके लिए लाई जाएगी। उसका फायदा क्या होगा, जो अज्ञात नाम से यानी बिना पहचान वाला जो डाटा है, इसका फायदा क्या होगा, बिना पहचान वाले डाटा तक पहुंच सक्षम होगी। इससे क्या होगा कि जो जिस डाटा तक सरकार की पहुंच नहीं है, जिसको जो अननोन डेटा है उस तक सरकार पहुंच सकेगी। तो इसलिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। अगले में हम चलते हैं, पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसी का एड्रेस को अपडेशन करने के लिए 2 चीजें मानी गई है, और इन दोनों चीजों के नाम आपको याद रखना है, डिजी लॉकर सेवा और आधार। 2 चीजों को सरकार जो है वो मूलभूत आधार, मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। कौन कौन सी चीज है जो वन स्टॉप समाधान बताया गया है कि 2 चीजें, एक तो डिजिटल लॉकर सेवा और एक आधार। देखिए ये क्वेश्चन जब किसी के सामने आएगा तो सबसे पहले आदमी आधार को सही कर देगा, लेकिन एक जो दूसरा नाम इन्होंने जोड़ा है कि भारत सरकार ने पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग करने के लिए किसे निर्धारित किया है, तो उसमें फिर व्यक्ति जो है वो सिर्फ आधार को करेगा। नहीं, आधार के साथ साथ डिजिटल लॉकर सेवा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो 2 चीजें जो है वो इसमें शामिल की गई। इन दोनों को याद रखना जरूरी है कि डिजिटल लॉकर सेवा और आधार, इन दोनों को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलता है, विवाद से विश्वास फर्स्ट, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए राहत। सरकार ने पहले क्या किया, जब कोविड आया तो उस कोविड के समय लोग अपने जो इंस्टॉलमेंट थे किस्तें नहीं चुका पाए, तो सरकार ने उस समय एक स्कीम लेके आई, विवाद से विश्वास। इस स्कीम में क्या था
कि जो कोविड के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो अपना टैक्स नहीं भर पाए थे, उन्हें अलग से छूट दी गई और उस छूट के माध्यम से वो लोग जो हैं वो वापस मुख्य धारा में उन्हें लाने का प्रयास किया गया। तो अब जो सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई है विवाद से विश्वास की योजना, इसमें क्या है कि कोविड अवधि के दौरान यदि एमएसएमई अपनी संविधाओं को यानी अपनी देयताओं को निष्पादित नहीं कर सके तो उनके जो निष्पादन विफल रहने से जो राशि जब्त की गई थी उसका 95% जो है वो भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। यानी कोविड के कारण जो डिफॉल्टर हो गए थे और उनके कारण कुछ जो उनकी राशि प्रतिभूति राशि जब्त की गई थी उसका 95%, यहाँ भी ये ध्यान रखना है क्योंकि अपने ऑप्शन में 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, ठीक है। तो कितने परसेंट राशि वापस लौटा दी जाएगी? 95% राशि उनको वापस लौटा दी जाएगी। अगला है निकाय डिजी लॉकर। निकाय डिजी लॉकर जो एमएसएमई और जो बड़ी व्यवसाय है और जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके यूज करने के लिए सरकार एक निकाय डिजी लॉकर लेके जाएगी। देखिए क्या क्या है, एमएसएमई, बड़े व्यवसायी और जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनके प्रयोग के लिए, उनके द्वारा यूज करने के लिए सरकार क्या लेके आएगी? निकाय डिजी लॉकर लेके आएगी, जिसमें क्या होगा कि दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर किया जा सकेगा और जहां उनकी आवश्यकता होगी वहां उनका यूज अलग अलग प्राधिकरण, विनियामक, बैंक और अन्य व्यावसायिक निकायों द्वारा साझा करके कर सकेगा। मतलब एक डिजी लॉकर होगा जिसके अंदर इन सभी के डेटा सेव होंगे और जहां उनको आवश्यकता होगी उनके साथ वो अपने डेटा को क्या कर सकेंगे? साझा कर सकेंगे। तो उससे क्या है कि आदान प्रदान, डेटा के आदान प्रदान में जो समय लगता है वो समय कम लगेगा और दूसरा उनको डेटा की जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं हरित विकास। देखिए हरित विकास पे अपन ने पहले भी बात की है, जो 4 रूपांतरकारी मौके थे उनमें भी हरित विकास को लिया गया था। तो सरकार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो हरित विकास है। माननीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। मैं आपको ये बता दूं कि जो कोप 26 हुआ, कोप 26 हुआ 2021 में हुआ और कहां पे हुआ? ग्लासगो में हुआ। उसमें आपने देखा होगा उस ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो है वो लाइफ नाम से एक संकल्पना प्रस्तुत की थी और ये जो लाइफ थी वो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली के वो इंगित करते, पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत की गई थी। तो कहाँ की गई थी? कोप 26 के अंदर की गई थी। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले आप ये ध्यान रखें। इसमें क्या था, इस जो लाइफ जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी उसमें क्या था कि जो हम जो जिन संसाधनों का यूज कर रहे हैं, संसाधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग क्या करें? विवेकपूर्ण प्रयोग। संसाधनों का क्या किया जाए? विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको संसाधनों की कमी नहीं हो और पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के लिए एक लाइफ नाम का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया था? 2021 का जो कोप 26 था ग्लासगो में, वहां दिया था। इसके साथ साथ भारत 2070 तक पंचामृत 5 अपने वहां पे भारत ने ग्लासगो 26 में जो है कोप 26 के अंदर भारत ने अपने 5 जो ये क्या कह सकते हैं लक्ष्य निर्धारित किए थे और उनके लिए भारत का पंचामृत अभियान नाम दिया गया था। उसको अचीव करने का जो है वो कब का है? 2070 का है। और इसके साथ साथ निवल शून्य कार्बन कि 2070 तक भारत जो है वो निवल शून्य कार्बन की तरफ बढ़ेगा, यानी कार्बन उत्पादन जो भारत का है वो कितना होगा? 0 होगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा कि पर्यावरण जो है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। पर्यावरण जो हानि है, नुकसान है, वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भारत ने कहाँ पे कही है? ग्लासगो कोप 26 में जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तो आपको ध्यान रखना है, लाइफ का कंसेप्ट दिया, 70 तक पंचामृत का टारगेट पूरा करना है और निवल शून्य 0 कार्बन न्यूट्रल या कार्बन न्यूट्रल जो है
के रूप में भारत को विकसित करना है 2070 तक। ये वो चीजें हैं जो हरित विकास की ओर ले जाती है। अगला है हरित हाइड्रोजन मिशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जिसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जिसके कारण से जो पर्यावरण जो प्रदूषण है वो जीरो होता है, बिल्कुल पर्यावरण हितैषी ये ईंधन है, पर्यावरण हितैषी ईंधन है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो सरकार एक हरित हाइड्रोजन मिशन जो है वो लेके आएगी। अब इस हाइड्रोजन मिशन में क्या होगा? 19,700 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। सबसे मेन चीज तो यह बात ध्यान रखने के, उसमें खर्चा कितना होगा? तो 19,700 करोड़ का होगा। इसमें अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने, भारत को उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि भारत जो है वो निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उससे कार्बन उत्पादन जो है वो जीरो होगा। इसके अलावा भारत जो वर्तमान में जीवाश्म ईंधनों का आयात करता है दूसरे देशों में, उसके भी जो उसकी निर्भरता है, उस निर्भरता में क्या आएगी? कमी आएगी। यानी भारत के लिए हाइड्रोजन यही उपलब्ध होगा तो दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ेगा। और जो वर्तमान जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उद्यमान प्रौद्योगिकियां हैं, उनके बाजार में भारत आगे बढ़ेगा। ये सारा इस हरित हाइड्रोजन के माध्यम से संभव होगा। और 2030 तक इसमें एक टारगेट दिया गया 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया गया। 3 चीजें याद रखनी है। 19,700 करोड़ से होगा, कार्बन सघनता कम होगी, जीवाश्म ईंधन के आयात से निर्भरता घटेगी, इमर्जिंग ट्रेंड्स के जो मार्केट है उसमें भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। और 2030 तक ये निर्णय लिया गया है कि 5 MMT वार्षिक का उत्पादन जो है वो इसमें हासिल हम कर पाए। अगला है हरित ऋण यानी क्रेडिट कार्यक्रम। हरित ऋण उनको है कि जो उद्योग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत काम करेंगे, जो पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय होंगे, उनको जो है वो सरकार अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। जो पर्यावरण अनुकूल होंगे ना, किनको देगी? जो पर्यावरण अनुकूल होंगे उनके लिए एक हरित ऋण क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो लाई जाएगी। सबसे पहली चीज, ये जो स्कीम लाई जाएगी वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लाई जाएगी। कौन से एक्ट के तहत लाई जाएगी? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लाई जाएगी। इसमें कंपनियां, व्यक्ति और जो स्थानीय निकाय हैं उनको पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यानी जो कंपनी है, कोई व्यक्ति है या कोई स्थानीय निकाय है, अगर वो पर्यावरण की दृष्टि से सस्टेनेबल कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो उसे ऋण प्रदान किया जाएगा। उससे उसको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ऋण मिलने से उसको अतिरिक्त संसाधन जुटाने में भी मदद मिलेगी। यानी उनको लोन दिया जाएगा हरित ऋण, जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेंगे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थानीय निकाय। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है PM प्रणाम। ये बहुत ही मोस्ट स्कीम इसके अंदर अपन बजट में कह सकते हैं। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार और इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, ये इसका पूरा नाम। PM प्रणाम का पूरा नाम है पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, उसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। इसमें क्या होगा? देखो, मेन चीज आपको ये रखनी है कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना। 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजों को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया है PM प्रणाम योजना। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है, उसमें एक तो रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग, यानी अगर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है तो संतुलित रूप में किया जाए, और उनकी जगह जो वैकल्पिक उर्वरक है, जो गैर रासायनिक है, जो गैर रासायनिक जो पारंपरिक जो उर्वरक हैं, जैविक उर्वरक हैं, उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके लिए स्कीम लाई गई PM प्रणाम, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम।
ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। अगली है हरित विकास के अंतर्गत ही आती है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन की फुल फॉर्म यहाँ दे रखी है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, ये स्कीम लाई जाएगी और इसके तहत कितने 500 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिनका नाम है अवशिष्ट से आमदनी, अवशिष्ट से आमदनी नाम के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और इन संयंत्रों की संख्या कितनी होगी? 500 होगी। ये भी सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नाम से स्कीम लाई जाएगी। इसी स्कीम में 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, उनका नाम है अवशिष्ट से आमदनी। ठीक है, ये जो 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, इन 500 संयंत्रों में से जो 200 संयंत्र हैं वो तो होंगे सीबीजी और जो 300 संयंत्र होंगे वो होंगे सामुदायिक। ठीक है, और ये जो 200 संयंत्र है उनमें से 75 संयंत्र शहरी क्षेत्रों में लगाए गए। 75 संयंत्र कहाँ लगाए जाएंगे? शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे और इस पे कुल 10 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। ये चीज आपको याद रखनी, 500 संयंत्र, 200 कंप्रेसर बायोगैस सीबीजी संयंत्र होंगे और उस 200 में से 75 संयंत्र कहाँ लगेंगे? शहरी क्षेत्र में लगेंगे। और 300 जो संयंत्र है उनको समुदाय या क्लस्टर आधारित स्थापित किया जाएगा। और ये जो पूरी स्कीम है इस पे 10,000 करोड़ रुपए का 10,000 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो लागत है सभी वो आएगी। अगला एक और महत्वपूर्ण चीज है मिस्टी। देखिए, जैसे पीएम प्रणाम अपन ने बात की, एक पीएम प्रणाम वो किससे संबंधित थी? रासायनिक उर्वरक उपयोग, रासायनिक उर्वरक से संबंधित थी पीएम प्रणाम। तो इसी तरह से एक नई है मिस्टी। तो एक तो मनरेगा और एक CAMPA कैंपा, तो और जो आदर्श स्रोत है उनके तालमेल से स्थापित की जाएगी। देखिए, मिस्टी का जो योजना है उसके अंदर नरेगा, CMPA और अन्य जो स्रोत है उनसे कोऑर्डिनेशन के द्वारा ये स्थापित की जाएगी। अब इसमें है क्या? इसमें तटीय रेखा जो भारत का जो समुद्र तट है और अन्य जो लवण भूमि है और जहां पे व्यवहार है और जहां हो सकता है वहां मैंग्रोव पौधारोपण किया जाएगा। इस योजना में क्या किया जाएगा? मैंग्रोव जो है वो पौधारोपण किया जाएगा। अब मैंग्रोव पौधारोपण की अगर हम बात करें, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, मिस्टी जो स्कीम है वो किसके लिए लाई है? मैंग्रोव पौधारोपण के लिए है कि मैंगू पहल इसको हम कह सकते हैं, मैंगू पहल। अब सीधी सी बात है कि मैंग्रोव कहाँ होंगे? या तो समुद्र तट पे होंगे या कोई लवणीय भूमि होगी वहां पे होंगे, रेगिस्तान में तो होने से रहे। तो इन क्षेत्रों में मनरेगा और CAMPA कैंपा और अन्य स्रोतों के माध्यम से ये स्कीम लाई गई है। इसमें मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। दो उद्देश्य होंगे, एक तो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी। इससे दोनों चीजें वहां के लोगों को मिल सकेंगी, तो इसलिए मिस्टी का प्रयोग किया जाएगा। आपको याद रखना है किससे संबंधित है? मैंग्रोव से संबंधित है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा आप इजीली उसे कवर कर जाएगा। उसके बाद में अमृत धरोहर, मेन महत्वपूर्ण चीज हम बात करें तो भारत में रामसर साइट जो है उनकी संख्या अब बढ़ के कितनी हो गई? 75 हो गई, जबकि 2014 में इनकी संख्या कितनी थी? 26। देखिए, ईरान के रामसर शहर में जो है वो एक संधि हुई थी, उसके तहत किया जाता है। तो ये आर्द्र भूमि है, ये जो है वो रामसर साइट जो है वो मुख्य रूप से क्या है? आर्द्र भूमि है। और जैव विविधता के लिए इनमें क्या होती है? भरमार होती है। तो अब भारत में सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि भारत में वेटलैंड रामसर साइट्स कितनी है? तो 75 है, जबकि पहले 26 थी। ठीक है, अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इन आर्द्र भूमियों के विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये अमृत धरोहर स्कीम है, उसमें आर्द्र भूमियों के जो विशिष्ट मूल्य है उनको क्या दिया जाएगा? संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए आप शॉर्ट में अगर इसको रखना चाहो तो ये किसके लिए आई? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। जो आर्द्र भूमियां हैं
ठीक है। अमृत ग्रोवर योजना आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए स्थापित की गई। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदाय के लिए आय के सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। समय भी दे रखा है, आगामी कितने साल तक के लिए किया जाएगा, 3 वर्षों के लिए। क्या किस किस चीज के लिए? मेन तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण, उनके जो इष्टतम उपयोग, वहां की जैव विविधता, वहां के कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जो स्थानीय समुदाय है उनकी आय में वृद्धि करने के लिए इसको लाया गया है और आगामी 3 वर्षों तक ये यूज में आएगी। उसके बाद देखिए छठी है अपनी युवा शक्ति। अपनी छठी प्राथमिकता थी युवा शक्ति और उसमें हम पहले हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2016 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय उसका नाम था 1.0। 1.0 कब शुरुआत हुई? 2016 में। अभी कौन सी शुरू करेंगे? 4.0। 3 वर्षों में, कितने साल के लिए की जाएगी? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। सबसे मेन चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये 4.0 स्कीम्स होगी, इसका जो समय है वो 3 वर्ष होगा, ठीक है। और इसमें लाखों युवाओं को जो है वो कौशल विकास, उनके कौशल को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें क्या होगा? ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, उद्योग पार्टनरशिप के माध्यम से उद्योगों में जरूरतों के साथ पाठ्यक्रम के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यानी जो इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाकर और उनको ट्रेनिंग करने दी जाएगी। सबसे मेन चीज है इंडस्ट्री 4.0 की ट्रेनिंग जो है वो वाले पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए जाएंगे। आपको ये याद रखना है, मेन सबसे मोस्ट बात यह है 4.0 के अंदर कि इंडस्ट्री 4.0 के जो पाठ्यक्रम है वो इसमें शामिल किए जाएंगे ट्रेनिंग में। उनको इंडस्ट्री 4.0 की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडस्ट्री 4.0 में कौन कौन सी आती है? कोडिंग, एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल, ये जो नए युग की जो पाठ्यक्रम है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ये मेन चीज है, ये आप याद रखें। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। 3-4 चीजें मेन है इसमें, आपको याद विशेष तौर से देखना है कि एक तो ये स्कीम 3 साल के लिए चलाई जाएगी, दूसरा इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी और उद्योगों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ इंडस्ट्री 4.0 के जो पाठ्यक्रम है वो इनमें शामिल किए जाएंगे और 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर के 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटरों की स्थापना इसमें की जाएगी। अगला है पर्यटन। पर्यटन की हम बात करें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चालू किया गया। इसके क्या होगा कि जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें पर्यटन की सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा और इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या होगा कि जो बॉर्डर एरिया के गांव है, जो बॉर्डर एरिया के गांव है जहाँ पे पर्यटन की तो उपलब्धता है लेकिन वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, तो बुनियादी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए विकास किया जाएगा और पर्यटक सुविधाओं को वहां पे बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है यूनिटी मॉल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राज्य और उनके स्वयं के ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद, राज्यों ने एक स्कीम लागू की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, या फिर उनके कोई जैसे जीआई उत्पाद है या अन्य कोई हस्तशिल्प है उनको बढ़ावा देने के लिए राज्यों को खुद के एक जिला एक उत्पाद है या कोई उनके बहुत ही जीआई टैग लगे उत्पाद हैं या उनके को हस्तशिल्प उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी बिक्री करने के लिए, ठीक है, और शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने। देखिए 3 टारगेट है, राज्य स्वयं उसके ओडीओपी को बढ़ावा देंगे, उनकी बिक्री करेंगे या अन्य राज्यों की को स्थान उपलब्ध कराएंगे। इन तीनों चीजों को टारगेट बना के एक मॉल स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा यूनिटी मॉल, जहां पे राज्य के उत्पाद भी होंगे, अदर स्टेट के उत्पाद भी होंगे, जिनकी बिक्री होगी, जिनका प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है।
कहाँ पे करेंगे, अपने अपनी या तो राजधानी में करेंगे यूनिटी मॉल स्थापित, या प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर, जो मुख्य पर्यटन केंद्र है वहां पर उनकी स्थापना की जाएगी। उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि राज्य इस तरह के यूनिटी मॉल स्थापित करें, जहां पे वहां के हस्तशिल्प और वहां के जीआई टैग, ओडीओपी और दूसरे स्टेट के माल्स को जो है वो बिक्री के लिए उपलब्ध करा सके। अगला है वित्तीय क्षेत्र अपनी 7वीं है, तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी। सबसे बड़ी बात है कि एमएसएमई के लिए सरकार ऋण गारंटी दे रही है, उसमें 9,000 करोड़ रुपए, उसके ऊपर में 9,000 करोड़, ये ध्यान रखना कितने जोड़ा जोड़कर 1 अप्रैल 2023 से एक नई योजना शुरू की जा रही है ऋण गारंटी की। इसमें 2 लाख करोड़ का संपार्श्विक मुक्त गारंटी ऋण संभव, इसमें 2 लाख करोड़ का जो है एडिशनल अतिरिक्त, यानी पहले जो ऋण चल रहा है ना वो तो है ही, इसके अलावा अतिरिक्त जो है वो ऋण गारंटी युक्त ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। और ऋण की जो लागत है उसमें 1% की क्या की जाएगी, कमी की जाएगी, ऋण की लागत में 1% की कमी की जाएगी। तो ये था प्राथमिक वित्तीय जो 7वीं प्राथमिकता थी वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, अगली है राष्ट्रीय वित्तीय रजिस्ट्री सूचना। देखिए जैसा नाम है वित्तीय रजिस्ट्री सूचना, कि वित्त से संबंधित और उससे अनुषंगी सूचना, कोई वित्त से रिलेटेड वित्त या उससे रिलेटेड कोई दूसरी सूचना है, उनके लिए केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में, एक केंद्रीय संस्थान के रूप में काम करने के लिए एक वित्तीय रजिस्ट्री सूचना स्थापित की जाएगी। देखिए इंफॉर्मेशन चाहे वो वित्त से संबंधित है या उससे रिलेटेड कोई दूसरी हो, उसके लिए केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में, सेंट्रल रिपोजिटरी के रूप में एक वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पता चलेगा कि किस आदमी ने लोन ले रखा है, किस पे कितना ड्यू है, कौन किस पे भरा, तो सारी सूचना इस रिपोजिटरी में रहेगी। तो परिणाम स्वरूप जो ऋण का जो कुशल प्रवाह है वो संभव होगा। जो डिफॉल्टर होंगे उनको ऋण नहीं दिया जाएगा, अच्छे लोग होंगे उनके लिए ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, लोग आसानी से जानकारी लेकर जो है वो बैंकों का यूज कर सकेंगे, वित्त का यूज कर सकेंगे, वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। ठीक है, एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और आरबीआई के परामर्श के साथ इसको डिजाइन करेगा। सबसे मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि इसको डिजाइन करें, इसके लिए एक फ्रेमवर्क विधायी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, तो क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा, इसको रेगुलेट करेगा। और मेन चीज ये है कि इसकी जो डिजाइन किया जाएगा वो डिजाइन किसके सहयोग से किया जाएगा, आरबीआई के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, अंतिम है आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। देखिए सरकार मार्च 2025 तक यानी 2 वर्ष की काल अवधि के लिए, सबसे पहले समय का ध्यान रखें, 2 वर्ष के लिए है, एक कालिक नई लघु बचत योजना लाएगी। एक कालिक यानी जिसमें एक बार में पैसा जमा कराना, एक बार में पैसे जमा कराने पड़ेंगे, बार बार नहीं। एक बचत योजना लाई जाएगी जिसमें एक ही बार में पैसा जमा कराना होगा। ठीक है, एक कालिक लघु बचत योजना। ठीक है, इसका नाम होगा महिला सम्मान बचत प्रमाण। ठीक है, ये महिलाओं और बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ, आंशिक यानी पूरा नहीं निकाल सकेंगे, थोड़ा बहुत निकाल सकेंगे। 2 वर्ष के लिए स्कीम होगी, 7.5% की ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा का प्रस्ताव होता है, यानी 2 लाख रुपए वो जमा करा सकेंगे, उनको 7.5% ब्याज मिलेगा। 2 लाख जमा करा सकेंगे, 7.5% ब्याज मिलेगा, 2 वर्षों के लिए वो जमा करा सकेंगे। और एक है आंशिक आहरण की सुविधा, आंशिक ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मार्च 2025 तक 2 साल का समय हो गया। और सबसे मेन चीज एक कालिक है, ये क्या है, एक कालिक है, एक बार में पैसा जमा होगा, 2 लाख तक जमा करा सकते हैं, 7.5% इसमें ब्याज दे होगा, 2 वर्षों के लिए होगी और आंशिक आहरण की इसमें सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये था अपना यूनियन बजट। अगला जो है उसमें हम दूसरे को डिस्कस करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।